हिंदी के वरिष्ठ लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, व्यथा। ये कहानी आधार प्रकाशन से प्रकाशित उनके कहानी संग्रह प्रतिनिधि कहानियों से ली गई है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। गर्मियों की वीरान सी दोपहर है। समूची गली एक तरह की निस्तब्धता में डूबी हुई। माँ अपने कमरे में दीवान पर लेटी हैं और मैं अभी अभी बाहर से लौटी हूँ। गर्मियों, दवाओं, बुढ़ापे और चिंताओं से इधर माँ को कुछ भी याद नहीं रहता और मुझे इन दिनों न जाने क्या क्या याद नहीं आता है। पड़ोस के गुलमोहर, बरामदे में रखी बेंत की कुर्सियों और गर्मियों की ढलती शामों से मुझे पिछली गर्मियों की छोटी छोटी बातों का ख्याल आने लगता है। मैं बोगनवेलिया की लताओं को देखती हूँ और मुझे उसके हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं नहीं जानती थी उसके न होने से, चले जाने से मैं ऐसी व्याकुलता और व्यथा के बीच रहूँगी। उसके शहर छोड़ने के पहले न मैंने उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचा था, न अपने बारे में। मैं अपनी रिसर्च के अंतिम पन्ने लिख रही थी। उन दिनों मन में तरह तरह की आशंकाओं के साथ नौकरी के न रह पाने का डर भी साल रहा था। किसी किसी शाम को वो मेरी व्यथा और उदासी को पकड़ लेता और मुझे दिलासा देने के लिए कहता, जिंदगी उतनी नीरस भी नहीं है जितनी तुम्हें महसूस होती रहती है। ऐसा तुम सोच सकते हो, मैं नहीं। तुम नहीं देखती कि कितने ही लोग अपने जीवन को दिलचस्प, उपयोगी बनाने में जुटे रहते हैं। उनकी भी मुश्किलें होती होंगी। वे क्या मुसीबतों को झेलते नहीं होंगे? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। ये तुम नहीं कह सकती। हम दोनों मेरे घर के बरामदे की बेंत की कुर्सियों पर बैठे रहते। गली में शाम उतरती रहती। माँ शाम को सैर पर गई होती। वे लौटती तो हम तीनों बरामदे में ही चाय पीते। गर्मियों में लगता है कि संसार कितना पुराना है, माँ ने कहा था। मुझे तो हमेशा ही अपना जीवन बहुत पुराना लगता रहा है। पता नहीं लोग कैसे इतने बरस जीते होंगे, मैंने कहा था। और उस शाम हम तीनों जीने की ज़रूरत, दिक्कतों और रास्तों के बारे में देर तक बातचीत करते रहे थे। वो अपनी बातों में जिस तरह किताबों और फिल्मों को ले आता, उससे उसकी बातें दिलचस्प हो जाती। किताबों के लिए उसका अगाध औघड़ सा अनुराग मेरे लिए हैरानी की बात थी। मैंने अपनी पढ़ाई और अध्यापन के बरसों में हिंदी के लेखकों, कवियों को जरूर पढ़ा था, पर मैं उसकी तरह दूसरे देशों के लेखकों की कृतियों को नहीं जानती थी। किसी के लिए अपने जीवन में किताब की ऐसी जगह हो सकती है, ये मैंने उसे जानने के दौरान ही जाना था। गर्मियों की उन लंबी शामों का, बरामदे में होती रही हमारी बातचीत का, उसके साथ की सैर और संवाद का मेरे लिए अब अर्थ खुल रहा है। ऐसा क्यों होता है कि हम वक्त पर हमारे जीवन में आए लोगों की जगह को, ज़रूरत को समझ नहीं पाते हैं। मैं हमेशा से ही दूसरों को समझने में असफल होती आई हूँ। दूसरों को समझने के लिए धीरज, विवेक और गंभीरता की मुझ में कमी रही है। दूसरों को समझने की कोशिश न करने की भी वजह से मैं खुद को इतनी अलग थलग, इतनी बेबस और अधूरी महसूस करती रही हूँ। मैंने उसे समझा होता तो शायद मैं उसे इस तरह खोने की पीड़ा से नहीं टकराती। शुरुआत में वो कभी कभी मुझे लाइब्रेरी में मिल जाता। मैं उससे उसकी बहन के बारे में कुछ बातें कर लेती। उसकी बहन एमए में मेरे साथ थी और उसका विवाह हो चुका था। वो लाइब्रेरी में कुछ विदेशी पत्र पत्रिकाओं के लिए आता और मैगज़ीन सेक्शन में बैठा रहता। एक शाम दिसंबर के दिनों में निरंतर बारिश होती रही और हम दोनों लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठे हुए बातचीत करते रहे। उस शाम को मैंने उसे जानना शुरू किया। मैं इसे फालतू फूहड़ किस्म के लड़कों के साथ कैंटीन में बैठे हुए देखती रही थी और मुझे वो वक्त काटने के लिए लाइब्रेरी आ रहे बेरोज़गार लड़कों में एक नज़र आता था। उस शाम मेरा विचार बदल गया। उसी शाम मैंने अपने पूर्वाग्रह को टूटता हुआ पाया। मुझे लगा कि किसी के बारे में एकदम किसी फैसले पर पहुंच जाना कितना सरल होता है, लेकिन कितना गलत। धीरे धीरे हमारी पहचान बढ़ती गई। मेरा रिसर्च का काम खत्म हो चला था और वो अपने कॉल लेटर की प्रतीक्षा कर रहा था। गर्मियाँ आईं और हम शाम को सैर के लिए तालाब तक जाने लगे। शुरुआत में माँ भी साथ रहती थी, पर जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो हमने अपने घर के आसपास ही घूमना, बरामदे या छत पर बैठना शुरू किया। कभी कभी हमारी बातचीत में आई कोई बात फैल जाती, उसे अधूरा छोड़ने का मन नहीं होता और तब वो रात का खाना हमारे यहाँ ही खाता।
मैं खाने के वक्त अपने प्लेयर पर जैज़ का कोई पुराना रिकॉर्ड लगा देती और मुझे लगता कि हम घर में नहीं, किसी पुरानी फिल्म के पुराने रेस्टोरेंट में रात का खाना खा रहे हैं। अब महसूस होता है कि उन दिनों मेरे जीवन में कितना कुछ आत्मीय घटता था जिसे हम सुख कहकर बुला सकते हैं। वो कितनी सरलता और चंचलता के साथ गायब हो जाता है। मेरी 35 बरस की ज़िंदगी में पिता के बाद वो अकेला पुरुष रहा जिसके सामने मैं अपने किसी दुख पर रो लेती थी। उसी के सामने कभी कभी मैं अपने दुख की पोटली खोल लेती और वो मेरे संताप को इस तरह देखता रहता कि उसके अलावा दुनिया में और किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। वो मेरी किसी पीड़ा, किसी परेशानी को सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहता, और दूसरे दिन जब वो कुछ कहता तो महसूस होता कि उसने मेरे दुख पर सोचा है, उसके साथ अपना कुछ समय बिताया है। कभी कभी वो जब मुझे सुनता तब लगता कि मेरा कहना ख़त्म ही नहीं होना चाहिए, और जब वो कहता तो मन में आता कि मेरे सुनने का अंत नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी कभी ही होता था। एक शाम उसे मैं चेखव की कहानियों में आए पात्रों के बारे में अपने इम्प्रेशन बता रही थी। मैंने उसकी कहानियों को पहली बार और वो भी अंग्रेजी में पढ़ा था। उस शाम माँ कुछ अस्वस्थ थीं। जून की हवाओं में पड़ोस के पेड़ों की सरसराहटें सुनाई दे रही थीं। फिर बिजली चली गई और हम बरामदे की आधी दीवार पर रखी लालटेन की रोशनी में पिछली सदी के अंतिम वर्षों के रूसी लेखकों के बारे में बातें करते रहे। जीवन, मृत्यु, प्रेम, नियति, सुख और दुख से उन लेखकों के रिश्तों के बारे में वो बहुत कुछ बोलता रहा था। हर आदमी को अपना खुद का संसार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसने कहा था। क्या अपने लिए ऐसी इच्छा से हम स्वार्थी नहीं हो जाते? मैंने कहा था। बल्कि ऐसा होने से हम दूसरों के अपने ढंग से सुख पाने को समझ सकते हैं। 19वीं शताब्दी से कुछ रूसी उपन्यासों को बार बार पढ़ना, उनकी दुनिया में लौटते रहना उसे बहुत अच्छा लगता था। वो कहता भी था कि रूसी लेखकों की कुछ कृतियों ने उसे बहुत कुछ दिया है, बहुत ज़्यादा सिखाया है। शुरुआत में फ़िक्शन के लिए उसके ऐसे आकर्षण को मैं समझ नहीं सकी थी, और जब गर्मियों की दोपहरी में मैंने तुर्गनेव के उपन्यासों को पढ़ना शुरू किया तब मुझे फ़िक्शन के रहस्यों और रंगों का पहली बार पता चला। कथाओं का अपना संसार था, अपना स्वर्ग और समय, अपना जीवन और जादू, अपनी लालसा और लीला। मैं उसकी बहुत सी बातों से असहमति व्यक्त करती और हमारे संवादों के बीच एक तरह का तनाव तैरता रहता। एक किस्म की तकलीफ़ फैलती रही। मेरी असहमति, मेरा प्रतिरोध उसे तकलीफ़ नहीं तसल्ली देता, और उसकी मुझसे ये शिकायत बनी रहती कि मैं छोटी छोटी बातों पर अटक जाती हूँ और इसीलिए बड़ी बातों तक पहुँचने में मुझे समय लगता है। उसकी इस शिकायत को मैं न कभी समझ पाई और न कभी वो समझा सका। वो टकरावों को टालना जानता था, वो उनसे बचने के रास्ते खोज लेता। रिश्तों के बिखर जाने, बदल जाने का डर उसके साथ बना रहता। बचपन में उसके माता पिता चल बसे और उसका बचपन अपनी बड़ी बहन के साथ नाना नानी के यहाँ बीता। बचपन के अपनी गरीबी के बरसों में कुछ था जिसकी याद उसे सजीवता देती थी, सुख देती थी। वो अपने भीतर की कितनी चीज़ों को बचाना चाहता था, वो अपने लिए कितना कुछ संभाल के रखना चाहता था। खो देने की आशंका, खोने का आतंक उसे घेरे रहता। उसके भीतर बसी खोने की पीड़ा को मैं उसे खो देने के बाद समझ रही हूँ। अब जब वो मुझसे मीलों दूर दक्षिण के शहर में अपनी नौकरी कर रहा है तब वो मेरे बहुत नज़दीक बना हुआ है। क्या प्रेम इसी तरह पनपता है, इसी तरह छलता है? जब वो हमारे पास आता है तब हम उसे समझ नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, और जब वो हमें छोड़कर चला जाता है तब हम उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, पीछा करते हैं, उसके चले जाने के पछतावे के साथ पलंग पर लेटे हुए दीवारों को ताकते रहते हैं। गर्मियों का अंत हो रहा था, बदली छाया और हवाओं के दिन थे। जुलाई में उसे कॉलेज के अध्यापन के लिए दूसरे शहर में जाना था। एक शाम हम दोनों घूमते घूमते पुराने तालाब के पड़ोस के पार्क तक गए थे। वहाँ बुनकरों की बस्ती थी और शहर की सबसे पुरानी मील का इलाका। लंबी चौड़ी दीवारों के बीच खड़ी चिमनियों और उससे निकलते हुए धुएं को देखकर उसने कहा था, वहाँ चला जाऊँगा तब इन शामों की बहुत याद आएगी। वहाँ भी तो पार्क, तालाब और चिमनियाँ होंगी। मैंने मजाक किया था, ये सब तो रहेंगे पर वहाँ तुम नहीं रहोगी।
मैं उसके इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। मैं अकबका सी गई। वो भी अपनी बात और उसके मुझ पर हुए असर से बेचैन सा रहा। कुछ देर तक हम दोनों खामोश ही रहे। तालाब के ऊपर और बाहर उजाला गिर रहा था। रात शुरू हो चली थी। रास्ते में उसने कहा था, माफ़ करना, मैं अपनी भावनाओं को रोक ना सका। मैं कुछ दिनों से तुमसे विवाह के बारे में। मैं सिर्फ अकबका गई। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं थी। दोष मेरा है, मुझे ऐसी बात को इस तरह कहना नहीं था। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने कुछ कहा भी है तो मुझसे कहा है। फिर क्या मैं तुम्हारी माँ से बात कर सकता हूँ? अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने तुम लोगों को लेकर उतना नहीं सोचा है जितना मुझे सोचना चाहिए था। मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद बता सकूँगी। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतज़ार करूँगा। उस शाम घर लौटते लौटते हमने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ साझा किया था। उस रात टेलीविज़न पर त्रुफो की फिल्म थी, पर मेरा मन कहीं और था, मूड कुछ और था। वो सरल सी रात नहीं थी। किसी के हाथ हमेशा आखिरी सांस तक रहने की बात मुझ में तरह तरह के संशय जगाती रही थी। अपनी बनी बनाई बसी बसाई दुनिया को छोड़कर किसी दूसरे की दुनिया में, किसी पराई दुनिया में जीने की शुरुआत का ख्याल ही मुझे डराता था। रात भर मैं बिस्तर पर जागते हुए अपने बारे में, भविष्य के बारे में ना जाने क्या क्या सोचती रही। रात की निस्तब्ध घड़ियों में मेरे भीतर ये ख्याल बार बार लौटता रहा कि मैं किसी के साथ विवाह से सुखी नहीं रहूँगी और ना ही मेरे साथ विवाह के बाद कोई सुखी रह सकेगा। मैंने दूसरों के विवाह के बाद के जीवन को थोड़ा करीब से देखा था, महसूस किया था। लड़कियों का अपनी जगहों, अपनी ज़िंदगी को छोड़कर नई जगहों और ज़िंदगी में उतरना मुझे एक तरह से उनका विस्थापित होना जान पड़ता था। उस वक्त मैं खुद को समझा नहीं पाई थी कि संसार में सदियों से लड़कियां अपने परिवारों, पुरखों, घरों, मोहल्लों, गलियों और शहरों को छोड़कर नए घर बसाती रही हैं, नए घरों में बसती रही हैं। फिर विवाह के लिए मना करने से पहले मुझे ये भी तो सोचना चाहिए था कि विवाह न करना, परिवार के घेरे से बाहर खड़े रहना, क्या जीने का सहनीय विकल्प हो सकता है? मुझे फैसला लेने के पहले उसके साथ और सिर्फ उसी के साथ अपने संशयों, पूर्वाग्रहों और तनावों को बांटना चाहिए था। वो शायद मेरी दुविधा, मेरे दुख को समझ पाता, सह पाता और मेरे लिए कोई रास्ता सुझाता। उसे शायद मेरे मना करने से उतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी मना कर देने के अपने कारणों को उसे ना बताने से। मैं खुद उन दिनों की अपनी जड़ता और मूढ़ता को समझ नहीं पा रही थी। उन दिनों मेरा मन उस पहाड़ की तरह था जिस पर ना मैं चढ़ पा रही थी और ना जिससे उतर पा रही थी। एक तरह की फिसलन, एक तरह की उलझन मुझे घेरे हुए थी। उसके शहर छोड़ने के सुबह रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही मुझे महसूस हुआ कि उसकी मुझ में दिलचस्पी बुझने लगी है। वो मुझे सुन नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था। मुझे लगा कि उसने मुझे चाहना छोड़ दिया था, इसलिए समझना भी। प्रेम के आलोक में ही दूसरे की व्यथा कथा को देखा जा सकता था। हमारे बीच अगर प्रेम जैसी कोई चीज़ पनप पाई थी तो उसे मैं झरते हुए, मरते हुए देख रही थी। मेरी पीड़ा ये सोचकर गहराती है कि मैं उसके संवाद को बनाए रख सकती थी, उसके शुरुआत में आए पत्रों का उत्तर भेज सकती थी। हम मित्रों की तरह एक दूसरे को सुन सकते थे, सह सकते थे। हमारे बीच ऐसा सन्नाटा ना होता तो शायद मेरे आसपास ऐसा सूनापन भी ना होता। हमारे बीच शुरुआत की, दोबारा शुरुआत की संभावना बनी रहती अगर हमारे बीच का संवाद बना रहता। ये सब हो सकता था, पर यह सब हुआ नहीं। यही होता है, ऐसा ही होता है। हमारे पुरखे इसे ही शायद नियति कहते थे। वो मेरे सामने रहता तो बताता कि नियति को स्वीकार करने और सहने का रास्ता किन लोगों ने किस तरह सुझाया था। वो नहीं है, पर व्यथा जरूर है, उसके ना होने की, कभी उसके होने की। मैं गर्मियों की इस वीरान सी दोपहर में अपनी व्यथा को सुन रही हूँ, अपनी व्यथा को बुन रही हूँ। अभी जो कहानी आपने सुनी उसको लिखा था लेखक जयशंकर जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।